औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर इन प्रोसेस कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट्स में। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम हार्डनेस, वेट वेरिएशन, थिकनेस, डायमीटर, लीक टेस्ट और फ्राइबिलिटी को पढ़ चुके और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिसइंटीग्रेशन को पढ़ के इंशाल्लाह अपने इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने बैच 2 की रजिस्ट्रेशन को ओपन कर दिया है। इस वक्त ये बैच हम स्टार्ट करेंगे 1 जुलाई से। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं और आप रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। आप 0333224331 पर रब्ता कीजिए। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म शेयर किया जाएगा जिसे फिल करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर दी जाएगी और 1 जुलाई से आपका नया बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जाएंगे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को, जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे पास जब हम इन प्रोसेस कंट्रोल की बात करते हैं। आज जिस डॉक्यूमेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे, वो यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का डॉक्यूमेंट है और वो स्टेज 4 हार्मोनाइजेशन ऑफिशियली 1 मई 2020 को रिलीज किया गया था। बच्चों, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस मेंटोर से हम पढ़ रहे होते हैं वो खुद कितना एक्सपीरियंस रखता है इन तमाम चीज़ों पर। जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि मैं पिछले 13 सालों से टीचिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और तकरीबन 7 साल मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सर्व किया है, जिसमें से 1 साल मेरा ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन में था, दैट इज़ द नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफ पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट जो कन्वेंशन हुई थी यूएसपी 2020, आई वाज इनवाइटेड एज एन एक्सपर्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई वाज द ओनली वन फ्रॉम पाकिस्तान जिसने ये यूएसपी कन्वेंशन वर्चुअल अटेंड की थी। मुझे वहाँ जाकर अटेंड करनी थी, लेकिन आप सबको मालूम है ड्यू टू कोविड-19 ये वर्चुअल हुई थी और मैंने यहाँ से पाकिस्तान से बैठकर यूएसपी के मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे कमेंट्स किया था और इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हम डिस्कस भी कर रहे होते हैं। बच्चों, इस वक्त हमारे सामने एक डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस मौजूद है। आइए इससे हम बेटा समझना शुरू करते हैं, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो कोर्स हमारे पास प्रैक्टिकल है ज़्यादा थ्योरेटिकल से। हम कहते हैं सर ये कंप्लीट अपरेटस है जिसमें यहाँ पर ये मौजूद है हीटर। यहाँ पर बेटा वाटर भरा जाता है इस मार्क तक और इस हीटर को ऑन कर दिया जाता है। जब टेम्परेचर बार पे आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है, हमारे पास लिमिट है 37 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे ही आपको यहाँ 35 36 मिलता है, इसका मतलब होता है कि आपने यहाँ पर टेम्परेचर अटेन कर लिया है। ये आपके पास बेटा 6 वेसल्स मौजूद हैं जिसमें आप अपनी टैबलेट्स डाल रहे होते हैं और उसके बाद आप इस अपरेटिस को ऑन कर देते हैं। ये 1000 ml का बीकर है जिसमें वाटर भरा होता है आपने, और फिर जब ये ऑन होता है तो ये इस तरीके से अप एंड डाउन मूव करता है। जब इसकी अप एंड डाउन मूवमेंट होती है, आपकी टैबलेट आपको यहाँ से नजर आ रही होती है कि वो डिसइंटीग्रेट हो रही है या नहीं हो रही है। जनरली आप इसे 15 मिनट्स के टाइमर पर सेट करते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोटेड टैबलेट्स हैं, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स हैं या एफरवेसेंट टैबलेट्स हैं तो उसे हमें किस तरीके से सॉल्व करना होगा। ये बेटे अगर मैं इसका अपर व्यू आपको दिखाता हूँ तो ये वो वेसल्स हैं जिसमें 1 बाय 1 आप टैबलेट्स डाल देते हैं। ये आपके पास बीकर मौजूद है और ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है। ये इन वेसल्स में बेटा आप डिस्क देख रहे हैं। अगर आप ऐसी टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो टैबलेट्स बहुत ज़्यादा कम वेट रखती हैं, तो जब वाटर अप एंड डाउन होता है, टैबलेट मूव करती हैं, तो आप ऊपर डिस्क का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि वो ज़्यादा मूव ना कर सके। और ये यहाँ से आप देख रहे हैं, आपको जाली नज़र आ रही है जिसमें से वाटर कंटिन्यूअसली यहाँ पर इन और आउट हो रहा होता है। टेम्परेचर आपने यहाँ पर मीडियम प्रोवाइड कर दिया था। अब बेटा हम डेफिनेशन अगर जानते हैं डिसइंटीग्रेशन की, तो व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन? सो डिसइंटीग्रेशन रेफर्स टू द मैकेनिकल ब्रेकअप ऑफ compressed tablets into small granules upon ingestion, and therefore it is characterized by the breakdown of interparticulate bonds which were forged during द कंपैक्शन ऑफ टैबलेट। आसान उर्दू में बेटा अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो सर डिसइंटीग्रेशन हमारे पास एक ऐसा मैकेनिकल ब्रेकअप है जिसमें टैबलेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? सर ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो उनके दरमियान बॉन्ड बना था कॉम्पैक्शन में, जब टैबलेट को कंप्रेस किया जा रहा था तो उस वक्त जो बॉन्ड बना था वो यहाँ पर आकर ब्रेक हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर इस अपरेटिस को मैं आपके सामने दोबारा लेकर आता हूं तो हम यहाँ पर अपनी बॉडी की सिमुलेशन कर रहे होते हैं। चूंकि डिसइंटीग्रेशन कहाँ होनी है? सर बॉडी के अंदर जाकर होनी है। हम क्या कर रहे हैं, उसे लैब में देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसे वही मीडियम और टेम्परेचर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ना व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिसइंटीग्रेशन? तो हम यहाँ पर कहेंगे डिसइंटीग्रेशन इज डिफाइंड एज दैट स्टेज इन विच नो रेजिड्यू ऑफ द यूनिट अंडर टेस्ट रिमेन्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द ऑपरेटर्स। ये एरिया बेटा हम स्क्रीन कहेंगे ऑपरेटर्स का। हम चाहेंगे कि यहाँ पर कोई रेजिड्यू नजर ना आए। जब यहाँ पर कोई रेजिड्यू नजर नहीं आता तो हम कहते हैं कि हमारी टैबलेट्स
डिसइंटीग्रेट हो गई हैं। इफ अ रेजिड्यू रिमेन्स, it consists of fragments of disintegrated parts of tablet components such as insoluble coating of the tablets or capsule shells or any melted fatty substance। ये मुमकिन है कि आपकी टैबलेट या आपका जो कैप्सूल का कंटेंट था वो तमाम का तमाम डिसइंटीग्रेट हो जाए, लेकिन उसकी आपको जो आउटर कवरिंग थी, उसका जो शेल था, वो अगर आपको नजर आता है तो तब भी आप कहेंगे कि टैबलेट डिसइंटीग्रेट है। स्टूडेंट्स, हमें ये सवाल जरूर पता होना चाहिए कि अगर टैबलेट का कोई भी एट्रीब्यूट ठीक तरीके से नहीं आता तो उसे इम्प्रूव कैसे किया जाएगा। तो आज हमारा सवाल है बेटा, हाउ टू इम्प्रूव द डिसइंटीग्रेशन। हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन टाइम वाज इम्प्रूव बाय एडिंग NaHCO3, KH2PO4, K2SO4, KCl, NaCl और HPMC। जब आप टैबलेट्स में इनको ऐड कर रहे होते हैं तो एक्चुअली आप डिसइंटीग्रेशन इंक्रीज करते हैं। देयर आर मेनी अदर कंपाउंड, जैसे हम प्राइमोजेल की यहाँ पर बात करते हैं, सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज की हम यहाँ पर बात करते हैं, ये तमाम सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट जिसे हम प्राइमोजेल कहते हैं, ये तमाम भी डिसइंटीग्रेशन को इंक्रीज करता है। डिसइंटीग्रेशन भी हमारे पास बेटा एक पूरा टॉपिक होगा, हम डिसइंटीग्रेशन में भी डिवाइड कर देते हैं कि हमारे पास सुपर डिसइंटीग्रेंट्स हैं। सुपर डिसइंटीग्रेंट्स में बेटा मेरा रिसर्च पेपर है, मैं वो रिसर्च पेपर आपको ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा, और अगर आपको वो डिटेल में पढ़ना होगा तो आप मुझसे पर्सनल मैसेजेस पर उसकी डिटेल्स भी ले सकते हैं, जिसमें डिसइंटीग्रेशन को भरपूर तरीके से वहां पर डिफाइन किया गया है। ऑन द अदर हैंड, addition of Na2CO3 or Na2SO4 to the tablet showed no improvement of disintegration। Na2CO3 और Na2SO4 का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो हम डिसइंटीग्रेशन ऑब्जर्व नहीं करते हैं, कोई इंप्रूवमेंट। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें इंप्रूव करती हैं और कौन कौन सी चीजें उसमें इंप्रूव नहीं करती हैं। अगला सवाल स्टूडेंट्स आपके जहनों में जरूर आता होगा, सर हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं। बच्चों याद रहे, हमने कहा था कि जो हमारा कोर्स है ये हमें बहुत हेल्पफुल होगा हमारे इंटरव्यूज के दरमियान, क्योंकि सवाल जवाब पहले से हमें पता होंगे तो जवाब हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। सो डिसइंटीग्रेशन टेस्टर आर यूज्ड टू टेस्ट हाउ अ ड्रग इन पैलेट्स फॉर्म will disintegrate in a solution. Like dissolution tester, they permit researchers and medical practitioners to analyze in vitro breakdown of powder compounds for quality control purpose। बेटा in vitro कहते हैं हम जो लैब में परफॉर्म करेंगे, in vivo का मतलब होता है बॉडी में। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, रिसर्चर्स को इस बात की इजाजत दी जाती है कि आप इन विट्रो ये चेक कर लें कि ये जो दवा जब बन जाएगी आपकी बॉडी में जाकर रिलीज होगी या नहीं होगी, आपकी बॉडी में कोई काम परफॉर्म कर सकती है या नहीं कर सकती है। बॉडी में जाने से पहले हमें लैब में से टेस्ट करना होता है और इस टेस्ट को हम नाम देते हैं इन विट्रो टेस्ट। कुछ स्टूडेंट्स डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन में कंफ्यूज रहते हैं। याद रहे, डिसोल्यूशन हमारे पास इन प्रोसेस कंट्रोल टेस्ट में नहीं आता, इसीलिए हम इसे पढ़ नहीं रहे, लेकिन फर्क जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सुनिएगा बेटे, डिसइंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन अ सब्सटेंस इनटू टाइनी फ्रैगमेंट्स इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाता है, डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। अगर आप लिख रहे हैं अपने पास तो आपने लिख लिया कि डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। सर डिसइंटीग्रेशन ब्रेक डाउन है टाइनी सब्सटेंसेस में, सॉल्वेंट में। आइए डिसोल्यूशन देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑन द अदर हैंड इज अ प्रोसेस थ्रू विच सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट। यहाँ पर हम डिसइंटीग्रेट होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिसॉल्व होने की बात कर रहे हैं। Dissolution is also used predominantly in pharmaceutical industries to check how soluble a drug is in the body। हम जब बात करते हैं बेटा बायो अवेलेबिलिटी की, तो उस वक्त हमें डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करना होता है, और जब हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो डिसइंटीग्रेट होता है या नहीं होता आपकी बॉडी में, तो आप डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं। यानी अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि उसकी प्लाज्मा पीक कंसेंट्रेशन कितनी होगी, उसका एरिया अंडर कर्व कितना होगा, वो कितना ज्यादा आपकी बॉडी में अवेलेबल है, तो इन तमाम के लिए आपको जो टेस्ट परफॉर्म करना होगा उसे हम नाम देते हैं डिसोल्यूशन। आइए बेटे अब मैकेनिज्म ऑफ डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं। मुझे भरपूर उम्मीद है कि जब आप इनको पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं इस बात को भी जानता हूं कि हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है चीज़ों को। तो याद रहे बेटे, फार्मेसी आसान नहीं है, इंडस्ट्री आसान नहीं है। अगर हमें इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, अगर हमें इंडस्ट्री में काम करना है, हमें इंडस्ट्री में प्रमोशंस आई हैं, तो हमारे पास भरपूर नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। मैकेनिज्म पे जब हम आते हैं बेटा, तो टोटल 4 मैकेनिज्म्स हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं फॉर डिसइंटीग्रेशन, जिसमें से पहला मैकेनिज्म हमारे पास कहलाता है स्वेलिंग। ये कुछ किताबों के स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपके सामने रखता हूं बेटा, चूंकि हमें एक मसला ये आता है कि हम जब बुक्स पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आती है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं बुक्स के स्क्रीनशॉट लेकर आपके सामने रख दूं और उसमें से आपको पढ़ाने की कोशिश करूं, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो बुक की वर्डिंग्स मैं आपके सामने इसलिए बेटा रीड कर रहा होता हूँ। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जर्नल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर टैबलेट डिसइंटीग्रेशन इज स्वेलिंग। Now, what is swelling? Swelling is believed to be a mechanism in which certain disintegrating agent, such as starch, usually starch इस्तेमाल किया जाता है as a disintegrating agent,
imparts the disintegrating effect. By swelling in contact with water, the adhesiveness of other ingredients in a tablet is overcome, causing the tablet to fall apart. होता क्या है बेटा, इसमें जो स्टार्च मौजूद है वो वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और उसके बाद स्वेल होकर वो बर्स्ट करता है. जब वो बर्स्ट करता है तो आपकी टैबलेट डिसइंटीग्रेट कहलाती है. ये आपके पास मैकेनिज्म कहलाता है स्वेलिंग. अब इंपॉर्टेंट बात बेटा यहाँ पर ये है, द टैबलेट्स विद हाई पोरोसिटी शो पुअर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट स्वेलिंग फोर्स. तो आपकी टैबलेट्स की पोरोसिटी कम होनी चाहिए. अब जिन बच्चों को पोरोसिटी नहीं पता, उन्हें स्टार्ट के लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, जिसमें हमने एंगल ऑफ रिपोज का जिक्र किया था, जिसमें हमने कार्स इंडेक्स का जिक्र किया था, जिसमें बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी का जिक्र किया गया था. नाउ ऑन द अदर हैंड, sufficient swelling force is exerted in the tablets with low porosity. तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि किसकी डिसइंटीग्रेशन अच्छी होगी, जिसकी पोरोसिटी ज्यादा है या जिसकी पोरोसिटी कम है, तो आपका जवाब होगा सर जिसकी पोरोसिटी कम होगी. तो ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी थी. नेक्स्ट बेटा, हमारे पास जो प्रोसेस कहलाता है उसे हम कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं या फिर हम विकिंग भी कहते हैं. इफेक्टिव डिसइंटीग्रेंट्स दैट डू नॉट स्वेल्व are believed to impart their disintegration action through porosity and capillary action. वो एक्सीपिएंट, वो डिसइंटीग्रेंट जो स्वेलिंग मैकेनिज्म परफॉर्म नहीं करते हैं, वो क्या करेंगे सर, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू अपनी डिसइंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, जिसे हम विकिंग का नाम भी दे रहे होते हैं. व्हेन वी पुट टैबलेट्स इनटू अ सुटेबल एक्वस मीडियम, the medium penetrates into the tablet and replaces the air absorbed on the particles, which weakens the intermolecular bond and breaks the tablet into fine particles. अब यहाँ पर मैकेनिज्म थोड़ा सा तब्दील हो रहा है बेटा. वहां पर हम कह रहे थे एब्जॉर्ब होने के बाद स्वेलिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगी, कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू. छोटी छोटी कैपिलरीज बन जाती हैं जिसमें वाटर एब्जॉर्ब होकर वहां पर उसे बर्स्ट कर रहा होता है. द डिसइंटीग्रेंट पार्टिकल्स with low cohesiveness and compressibility themselves act to enhance porosity and provide these pathway into the tablet. Water uptake by the tablets depend on hydrophilicity of the drug excipient on the tablet condition. आपने कितना हाइड्रोफिलिक एक्सीपेंट इस्तेमाल किया है उस पर डिपेंड कर रहा होगा. यानी अब आप जान रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि सर टैबलेट डिजाइन करना आसान नहीं है. अगर हमें ये लगता था कि हम टैबलेट डायरेक्ट डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें एक एक जो एक्सीपेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तमाम प्रॉपर्टीज डिस्कस करना लाजिम होती है. नेक्स्ट बेटा, हमारे पास तरीका होता है, मैकेनिज्म है पार्टिकल रिपल्सिव फोर्सेस का. It is another mechanism of disintegration attempt to explain the swelling of tablets with non-sewable disintegrants. वो disintegrants जो swell नहीं कर सकते, हम कहते हैं उसे हम इस तरीके से perform करेंगे. This theory was presented by Georg Hermann and he proposed a particle repulsion theory based on the observation that non-swelling particles also cause disintegration. The electric repulsive forces between particles are the mechanism of disintegration and water is required for it. वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा और जो रिपल्सिव फोर्सेस बनती हैं उसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर उनके दरमियान ब्रेकडाउन होगा और वो डिसइंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास बेटा लास्ट मेथड आता है ड्यू टू डिफॉर्मेशन. हम कहते हैं ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन disintegrated particles get deformed and those deformed particles get into the normal structure when they come in contact with aqueous media or water. हम कहते हैं जब बहुत ज्यादा फोर्स लग जाती है तो इस फोर्स के लगने से हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो डिफॉर्म हो जाते हैं. जैसे ही उन्हें वाटर वापस मिलता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं और जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं तब वो टैबलेट को डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि ये चारों मैकेनिज्म्स बेटे आपको क्लियर है. एक दफा फिर मैं हेडिंग्स आपके सामने ले आता हूं. पहली हेडिंग है स्वेलिंग, फिर है हमारे पास विकिंग जिसे हम पोरोसिटी और कैपिलरी रिएक्शन भी कहते हैं, फिर हमारे पास बेटा पार्टिकल रिपल्सिव फोर्सेस और लास्ट में आता है हमारे पास डिफॉर्मेशन. अब बेटे अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हमें कंस्ट्रक्शन याद होना बेहद ज़रूरी है बिकॉज हमें एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. और याद रखिएगा बेटे, हम अगर इसलिए पढ़ाई कर रहे होते हैं कि हमें एग्जाम्स में मार्क्स हासिल करने हैं तो अप्रोच हमारी बेटा थोड़ी सी यहाँ पर गलत है. हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हम स्किलफुल हो जाएं, हम प्रोफेशनली डेवलप्ड हो जाएं, हम लोगों से जब बात कर रहे हो तो उस वक्त हमारे पास स्किल्स मौजूद हो. नाउ द apparatus consists of a basket rack assembly, a 1000 ml low form beaker, 138 to 160 mm in height and having an inside diameter of 97 to 115 mm of the emergent fluid. A thermostatic arrangement for heating the fluid to 35 to 39 and a device for raising and lowering the basket in the emergent fluid. अब बेटा ये पढ़ने के बाद मैं आपको बैक स्क्रीन पर ले जाता हूं और हम इसे दोबारा देखते हैं. तो क्या क्या मौजूद होगा सर, कहा कि एक डिवाइस होगा जो यहाँ पर टेम्परेचर दे रहा होगा, एक डिवाइस होगा जो इसको मूव करवा रहा होगा, एक
1000 ml का बीकर आपके पास मौजूद होगा। तो ये आपके पास बेटा कंस्ट्रक्शन थी जिसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तस्वीर के जरिए हमने इसे देखा। The volume of fluid in the vessel is such that at the highest point of the upward stroke, the wire mesh remains at least 15 mm below the surface of fluid. बेटे इस बात को मैं आपको यूं समझाऊंगा कि ये देखिए आपके पास मौजूद है। हम कहते हैं कि जब आप इसको मैक्सिमम ऊपर ले जाएं, तो ये जो आपके पास मैश है, ये एरिया, इसे एटलीस्ट वाटर में होना चाहिए, ये वाटर से बाहर ना जाए। तो आप इसमें 900 ml वाटर लेते हैं और इसकी सेटिंग इस तरीके से की जाती है कि जब इसको मैक्सिमम आप ऊपर ले जाएं, तो ये जो मैश का एरिया है, ये टोटल ऊपर ना जाए, यहाँ पर वाटर रहे, क्योंकि इसी से आपको डिसइंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। अगर बेटे हम इस बास्केट की बात करते हैं रैक असेंबली की, तो हम कहते हैं कि इसमें 6 ओपन एंडेड ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स हैं, जिसका साइज यहाँ पर आपको बताया जा रहा है और इनसाइड डायमीटर आपको बताया जा रहा है, और इन ट्यूब्स की थिकनेस भी आपको बताई जा रही है। द ट्यूब्स आर हेल्ड इन अ वर्टिकल पोजीशन बाय टू प्लेट्स ईच ऑफ 88 to 99 mm in diameter and 5 to 8.5 mm in thickness with 6 holes। नीचे से आपको होल्स नजर आ रहे हैं, ये बेटे इन ट्यूब्स का जिक्र किया जा रहा है। ये जो ट्यूब्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये ओपन एंडेड आपको यहाँ से नजर आ रही हैं, और यहाँ से आपको एक प्लेट के जरिए ये सील हुई भी नजर आ रही है, और यहाँ पर आपको ये वायर नजर आ रही है जिसके थ्रू टैबलेट पूरी अंदर नहीं जाती, लेकिन वाटर हम इसमें इन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रहे, जैसे ही इंशाल्लाह लॉकडाउन सिचुएशन कंप्लीट होगी, वो स्टूडेंट्स जो हमारे सर्टिफाइड स्टूडेंट्स होंगे, हम इंडस्ट्री विजिट भी कराएंगे उन्हें, और ये सब वो प्रैक्टिकली वहां से बेटा देख भी सक रहे होंगे। ये बेटा हम अगर यूएसपी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट पे हमें ये तमाम चीजें मिलती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ट्यूब्स दी गई हैं, और ये उनकी हाइट्स हैं, जो एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। कल हमने पढ़ा था कि अगर हम एक मल्टीनेशनल फर्म में काम करते हैं, तो वहाँ पर हमें ये तमाम चीज़ें हमारी टिप्स पर होना बेहद ज़रूरी है। अगर हम डिस्क की स्पेसिफिकेशन लेते हैं बेटा, तो हम कहते हैं कि हम डिस्क उस वक्त इस्तेमाल करते हैं सिर्फ जब हमें डिस्क की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं आपको डिस्क दिखाना चाहूँ बेटे, तो फिर बैक ऑफ स्लाइड्स हम जाते हैं। ये बेटा डिस्क है। यूजुअली हम जिनका वेट कम होता है टैबलेट्स का, और जिनमें कैप्सूल्स होते हैं, उनमें हम डिस्क को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लार्जर टैबलेट्स के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब बेटे हम बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है हमारे इस कोर्स का अब, कि मुख्तलिफ टैबलेट्स के लिए क्या प्रोसीजर और क्या क्राइटेरिया होगा। हम पहले बात कर रहे हैं बेटा प्रोसीजर फॉर अनकोटेड टैबलेट्स, जिन्हें हम कन्वेंशनल टैबलेट्स कहते हैं। प्लेस वन डोसेज यूनिट इन ईच ऑफ द 6 ट्यूब्स ऑफ द बास्केट रैक असेंबली एंड इफ प्रिस्क्राइब एट अ डिस्क। आपको एक एक टैबलेट लेनी है और एक ट्यूब में एक टैबलेट डालनी है, एक से ज्यादा टैबलेट नहीं डालनी है, और अगर जरूरत पड़ती है तो आप उस पर डिस्क का इस्तेमाल करेंगे। नाउ यू हैव टू ऑपरेट द apparatus। वाटर आपने फिल किया हुआ होगा, टेम्परेचर कितना होगा 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। एट द एंड ऑफ द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड लिफ्ट द बास्केट रैक असेंबली फ्रॉम द फ्लूइड एंड ऑब्जर्व द टैबलेट्स। हम यहाँ से मैं बार बार आपको डायग्राम्स की तरफ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम से हम अच्छा समझ सकते हैं। बेटा यहाँ से हम उठा सकते हैं इसको हाथ की मदद से। हम उठाकर ये देखते हैं यहाँ पर कि कितनी टैबलेट्स हमारी हो चुकी हैं और कितनी बाकी हैं। क्योंकि कभी कभार अगर आप किसी कलर्ड टैबलेट पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो वाटर है वो कलर्ड हो जाता है, और आपको नजर नहीं आ रहा होता कि टैबलेट्स अब ग्रेन्यूल्स बन चुके हैं, डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। इफ 1 or 2 टैबलेट्स फेल टू डिसइंटीग्रेट कंप्लीटली, रिपीट द टेस्ट ऑन 12 एडिशनल टैबलेट्स। अगर एक या एक से ज्यादा टैबलेट आपकी फेल हो जाती है, तो आपको 12 टैबलेट्स के लिए टेस्ट दोबारा करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया? इफ 6 टैबलेट्स आर टेस्टेड, ऑल 6 ऑफ द टैबलेट्स आर डिसइंटीग्रेटेड। अगर आपने 6 टैबलेट्स लिए हैं और तमाम की तमाम डिसइंटीग्रेट हो गई हैं, तो आप कहते हैं कि बैच पास होगा। लेकिन अगर आपका बैच पास नहीं होता और आपने 12 और टैबलेट्स ली थी, तो टोटल 18 टैबलेट्स हो गई। नाउ इफ 18 टैबलेट्स आर टेस्टेड, द रिक्वायरमेंट इज मेट इफ नॉट fewer than 16 ऑफ द टोटल 18 आर डिसइंटीग्रेटेड। उन 18 में से तकरीबन 16 टैबलेट्स को डिसइंटीग्रेट होना जरूरी है। अगर 16 टैबलेट्स डिसइंटीग्रेट नहीं होती, तो हम कहते हैं कि हमारा बैच पास नहीं होगा। Now, procedure and criteria for delayed release tablets, extended release tablets, enteric coated tablets, उनको हम बेटा यहाँ पर लेते हैं। Place one dosage unit of each in the 6 tubes of the basket. If the dosage unit are not sugar coated, proceed to the acidic stage। आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस पर शुगर की लेयर मौजूद है या नहीं है। अगर शुगर की लेयर नहीं होती, तो आप सबसे पहले एसिडिक स्टेज में काम करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर डिक्लोफेनिक सोडियम की। हम कहते हैं डिक्लोफेनिक सोडियम एंटेरिक कोटेड टैबलेट है, और उसे डिसइंटीग्रेट कहाँ होना है? आपकी इंटेस्टाइन में। लेकिन जबकि वो कहाँ से गुजरती है सर? स्टमक से। तो आप ऐसी कोटिंग करते हैं उस पर कि स्टमक में वो डिसइंटीग्रेट ना हो, जबकि कहाँ डिसइंटीग्रेट हो? वो इंटेस्टाइन में। तो आप उसकी
जब डिसइंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो पहले एसिडिक फेज में आप परफॉर्म करेंगे और उसके बाद आप बेसिक फेज में परफॉर्म करेंगे. If testing tablets that have a soluble external sugar coating, immerse the basket in water at room temperature for 5 minutes and then immediately proceed to the acid stage. अगर शुगर कोटिंग मौजूद है उस पर तो आप 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे उस बास्केट में रखेंगे. एसिड स्टेज में आप क्या करेंगे, 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे या फिर आप साइमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड लेंगे या फिर जो आपके मोनोग्राफ में लिखा होगा, मोनोग्राफ से मुराद था बीपी और यूएसपी में आपको मीडियम्स प्रोवाइड किए जाते हैं. टेम्परेचर की आपकी लिमिट है 37 प्लस माइनस 2. आप 1 आवर रखेंगे इसमें. इफ आफ्टर 1 आवर नो चेंज, डोजेज यूनिट शोज एविडेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, क्रैकिंग, सॉफ्टनिंग, प्रोसीड टू द बफर स्टेज. यानी आप 1 घंटे तक उस टैबलेट को रखेंगे. स्टमक के एनवायरनमेंट में अगर कोई सॉफ्टनिंग आपको नहीं मिलती, कोई टैबलेट टूट नहीं रही है, टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही, तो आप बफर स्टेज पे जाएंगे. और अगर टैबलेट टूटना स्टार्ट हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, टैबलेट आपकी ठीक तरीके से कोट नहीं हुई हुई है, आप बैच को फेल कर देते हैं. अब आप आते हैं बफर फेज पर. आप पीएच 6.8 फॉस्फेट बफर का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप साइमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं और अब आप इस एरिया में इसे डिसइंटीग्रेट होता हुआ देखते हैं. क्या क्राइटेरिया होगा हमारे पास ऐसे स्टेज में, नो डोजेज यूनिट शोज एविडेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, क्रैकिंग और सॉफ्टनिंग. कुछ भी नहीं होना चाहिए, टैबलेट बिल्कुल एज इट इज रहनी चाहिए. क्योंकि डेफिनेशन में हमारे पास था कि इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स कहाँ जाकर डिसइंटीग्रेट होंगी, सर वो डिसइंटीग्रेट होंगी हमारी इंटेस्टाइन्स में. बफर स्टेज में क्या होना चाहिए सर, सेम क्राइटेरिया होगा जो आप अनकोटेड या प्लेन टैबलेट्स के लिए लेते हैं. नाउ लास्ट टाइप ऑफ टैबलेट बेटा हमारे पास एफरवेसेंट टैबलेट. एफरवेसेंट टैबलेट के लिए हम क्या करते हैं सर, प्लेस 1 टैबलेट इन ईच of 6 beaker containing 200 ml of water. A suitable beaker will have a nominal value of 250 to 500 ml. आप टाइम देंगे 5 मिनट्स, बिकॉज ये एफरवेसेंट टैबलेट्स हैं. नॉर्मल टैबलेट्स होती तो हम वहाँ पर 15 मिनट्स कर रहे होते, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एफरवेसेंट टैबलेट्स मौजूद है. अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं बेटा तो हम बहुत सारे फार्माकोपियाज में देख रहे होते हैं कि 5 मिनट्स और इससे कम हमारे पास टाइम होता है इसके डिसइंटीग्रेशन के लिए. अगर एफेवेसेंट टैबलेट्स 5 मिनट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, हम उस बैच को पास कर देते हैं. अगर हम समराइज करते हैं बेटा तो अनकोटेड टैबलेट्स के लिए हमारे पास टाइम है 15 मिनट्स. कोटेड टैबलेट्स के लिए हमारे पास, फिल्म कोटेड के लिए टाइम है 30 मिनट्स. बाकी जो कोटिंग्स है हमारे पास उसके लिए टाइम है 60 मिनट्स. अगर वो एंटेरिक कोटेड है तो उसके दो क्राइटेरियाज हैं. आप कहते हैं कि 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए आप 0.1 मोलर एचसीएल में रखते हैं और डिसइंटीग्रेशन नहीं होनी चाहिए. आप बफर में रखते हैं फॉर 60 मिनट्स, डिसइंटीग्रेशन हो जानी चाहिए. अगर डिस्पर्सिबल टैबलेट्स हैं या सॉल्युबल टैबलेट्स हैं तो विद इन 3 मिनट्स, और अगर एफरवेसेंट टैबलेट्स है तो विद इन 5 मिनट्स. इस रेंज को बेटे हम जरूर याद रखेंगे. हमारी जो टैबलेट्स हैं वो इस रेंज पर ही पास या फेल हो रही होती हैं.